खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई जंग जरूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है, और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद की जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि आज 1400 साल बाद पूरी दुनिया उन्हें याद करती है? लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने सपाइज जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये सपाइज हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर इसी फौज की तरफ को वैद से बाहर अब्लाह की तरफ जाने लगे। अब्लाह कुवैत से बाहर एक इलाके में है जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है। नाउ एक तरफ मुसलमानों की 17,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल-फ्लेज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया, और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि उनकी फौज की दो लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर हो गईं। एंड इफ यू लुक क्लोजली, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई, और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गेप्स बन गए, और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गेप्स से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे, और फिर उसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आरम्बर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दौड़ जाने से पहले ही मुसलमान इन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे, और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेड क्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने उसी इलाके को अपना नया हेड क्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे, और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान उन्हें फतह करने के बाद उनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती हैं, मतलब लूट,
प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रजी अल्लाह के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी। और बहुत तेजी से उस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाई और उन कोर्ट्स में जज बड़े बड़े सहाबा को बनाया, जिसकी वजह से बहुत तेजी से उस इलाके में पहली बार जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस इसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था, लेकिन आज के बाद यहां सोंद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। उसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि उससे पहले उसी इलाके से पर्शियन एम्पायर ने टैक्स लिया करता था। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जजिया टैक्स लगाया वो इस टैक्स से बहुत कम था जो उससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहां की मकामी आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं। इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते थे। हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की अदल व इंसाफ और मईशत को भी बेहतर करते जाते। मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के जुनूब को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के शमाल और मशरिक से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और इन्हें इस जगह वल्जा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। लेकिन पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहा था, सिवाय अपने मगरिबी बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को ये फिक्र थी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला न कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया, इनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए सपाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा मजबूत होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो उन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने उस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही हैं, वो इलाका बहुत ही सब्ज और पहाड़ी इलाका है और ये लोग सहरा के बिल्कुल भी आदी नहीं हैं। इसलिए मुसलमान अगर सहरा की तरफ से जाएं, तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के सहरा को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वल्जा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियन की पहली फौज वल्जा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था, इससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सिपाही हैं और घड़सवार तो बहुत ही कम हैं, जिसकी वजह से उस फौज में जीतने की काफी उम्मीद पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और मजबूत जसामत की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था, 1000 मर्द, जिसका मतलब है 1000 मर्द के बराबर। खालिद बिन वलीद इस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही वक्त में उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें
जंग के लिए तैयार हुए। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जाये करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। सब्सक्राइब